भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, जिसमें मेनली 3 पट्टियां हैं, जिनमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। ये रंग असल में साहस, बलिदान, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। बीच में एक अशोक चक्र भी है जो देश की प्रगति का प्रतीक है। इसके अलावा तिरंगा फहराने के कई सारे नियम भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिरंगा के जुड़े यानी तिरंगा फहराने से जुड़े इन्हीं नियमों के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे तिरंगा के इतिहास को भी। इसके साथ ही साथ आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें बिना आपका ज़्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तिरंगा का इतिहास क्या है। असल में हमारा जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था, इसे 7 अगस्त 1906 को लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। इसके साथ ही साथ हमारा जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था, इसके अंतर्गत कुल 3 रंग थे, जिनमें हरा, पीला और लाल था। हरा सबसे ऊपरी पट्टी पर, पीला बीच में, जबकि लाल नीचे की पट्टी पर स्थित था। इसके साथ ही साथ हरी पट्टी पर 8 आधे खिले हुए फूल भी थे। इसके अलावा पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था और लाल पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्रमा का प्रतीक था। इसका डिजाइन सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा तैयार किया गया था। बाद में वर्ष 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और ध्वज के एक नए मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही साथ इस मूल डिजाइन में मेनली 2 पट्टियां थी, एक लाल और दूसरा हरा। लाल रंग असल में हिंदू समुदाय का प्रतीक था, जबकि हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। इसके साथ ही साथ लाला हंसराज की सिफारिश पर महात्मा गांधी ने इसमें एक सफ़ेद पट्टी को भी जोड़ा और उस सफ़ेद पट्टी पर चरखा को भी ऐड किया गया। इसके साथ ही साथ इसमें सफ़ेद रंग जो था वह असल में शांति का प्रतीक था और चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसके साथ ही साथ वर्ष 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस समिति ने लाल रंग को केसरिया रंग में बदल दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किया गया। अब जो तिरंगा तैयार हुआ, इसके अंतर्गत केसरिया रंग ऊपर था, सफ़ेद चरखा के साथ बीच में और सबसे नीचे हरा था। इसके साथ ही साथ 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक के दौरान भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। हालांकि आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय झंडा समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके अलावा इस समिति ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी की सलाह पर सफ़ेद पट्टी से चरखा को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही साथ संविधान का भाग 4A, जिसमें केवल एक अनुच्छेद है यानी 51A, और इसके अंतर्गत मेनली 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है। इन्हीं 11 मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यानी ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51A, इसके सब क्लॉज A के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसके साथ ही साथ भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े नियम कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। ये फ्लैग कोड असल में 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ष 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आते थे। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या है भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता असल में भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के लिए दिए गए निर्देश को बताता है। इस संहिता को वर्ष 2002 में लाया गया था। इसके साथ ही साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसके अलावा ध्वज संहिता के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके अलावा आइए जानते हैं तिरंगा से जुड़ी कुछ सामान्य जानकारी। जैसे अपने देश का जो राष्ट्रीय तिरंगा है, इसका निर्माण असल में हाथ से काते गए और हाथ से बुने गए या धागे, ऊन, सिल्क या फिर खादी के कपड़े का ही बना हुआ होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो अमेंडमेंट किया गया है वो इसी के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत के राष्ट्रीय झंडे में समान चौड़ाई वाली अलग अलग रंगों की 3 पट्टियां होती हैं। ध्वज की सबसे ऊपरी पट्टी पर केसरिया, इसके बाद मध्य भाग में सफ़ेद होता है जिस पर एक अशोक चक्र भी होता है। अशोक चक्र के अंदर कुल 24 तीलियां होती हैं और ये 24 तीलियां असल में एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसके साथ ही साथ आखिरी वाली पट्टी यानी सबसे नीचे वाली पट्टी पर हरा रंग होता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होता है और
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह असल में 3:2 होता है। हालांकि झंडे का आकार इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। जैसे इसका इस्तेमाल अगर वीवीआईपी व्यक्तियों के हवाई जहाज पर किया जा रहा है तो वैसे कंडीशन में इसका आकार 450 × 300 mm का होगा। इसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल वीवीआईपी व्यक्तियों के कारों पर किया जा रहा है तो इसका जो आकार होगा वह 225 × 150 mm होगा। इसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल मेज पर किया जा रहा है तो वैसे कंडीशन में इसका आकार 150 × 100 mm का होगा। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं तिरंगा फहराने से जुड़े नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब भी हम ध्वज को फहराते हैं तो वैसे कंडीशन में उसे एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके अलावा सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन में भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकता है। और जो दूसरा असल में अमेंडमेंट किया गया है वो इसी के अंतर्गत किया गया है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। अगर फहराते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही उतारा जाए। इसके अलावा जो ध्वज है इसका प्रदर्शन अगर सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो। इसके अलावा अगर ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बिल्कुल बीचों बीच या फिर कार के दाईं ओर लगाया जाना है। इसके साथ ही साथ फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहेगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाता है। इसके अलावा यदि सरकारी आदेश नहीं हो तो झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाता है। इसके साथ ही साथ किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा और ना ही इसके बराबर में रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ ध्वज पर कुछ भी लिखा या फिर कुछ भी प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब ध्वज फट जाए या फिर मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरे सम्मान के साथ उसे नष्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक में नहीं किया जाएगा। ना ही झंडे को रुमाल, तकिया या फिर किसी अन्य ड्रेस पर प्रिंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ झंडे के केसरिया रंग को जानबूझकर नीचे की तरफ करके नहीं फहराया जाएगा। इसके अलावा झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा और ना ही इसका इस्तेमाल किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आइए देखते हैं इसके अंतर्गत अभी हाल ही में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। असल में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में कुछ बदलाव किया है। ये बदलाव असल में 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अच्छा, ये हर घर तिरंगा अभियान अगर आपने अब तक इसके बारे में नहीं पता है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत मेनली हमने इसी अभियान के बारे में बात किया है। इसके अलावा जानते हैं इसके अंतर्गत जो सबसे पहला बदलाव किया गया है वह यह है कि अब तक हाथ से बुना हुआ, काता हुआ, ऊन, कपास, रेशमी खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज को ही फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी या फिर पॉलिस्टर से बना हुआ तिरंगा भी फहराया जा सकेगा। इसके अंतर्गत जो दूसरा अहम बदलाव था वह यह था कि अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थान में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाज़त थी। रात के समय में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या फिर संस्थान दिन और रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। यानी कि अब तिरंगा कुल 24 घंटे फहराया जा सकता है। तो इस कंप्लीट वीडियो में हमने देखा तिरंगा से जुड़े इसके इतिहास और साथ ही साथ इसके नियम क्या क्या और साथ ही साथ इसके अंतर्गत कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत संशोधन किए गए हैं, इन सभी को। अब बारी है हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल की। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, भारतीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप के रूप में कब अपनाया गया था? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।